हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके में। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 में जो ईवीएस में जो नया सिलेबस जुड़ा है, कृषि पद्धतियाँ, उस कृषि पद्धति के टॉपिक को लेकर के आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ईवीएस में इससे पहले हमने जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं उनके बारे में हमने कुछ वीडियो हैं वो डाल दी गई हैं और आज हम कृषि पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम पर्वतारोहण पढ़ चुके हैं, भारत की प्रमुख पर्वतारोही महिलाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें जो मैटर मैंने जो दिया है आपके लिए बहुत ही शानदार और उपयोगी है। दोस्तों, इस कृषि पद्धतियों के टॉपिक में भी बहुत ही उपयोगी मैटर अब मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, बहुत ही उपयोगी होगा आपकी परीक्षा के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप अपनी तैयारी को और बेहतर मजबूत कर सकते हो मैं इस टॉपिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक कृषि पद्धति के बारे में। ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। दोस्तों, कृषि पद्धतियों के बारे में बात करते हैं तो कृषि पद्धतियाँ होती क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं उस टॉपिक से संबंधित उसकी सामान्य नॉलेज हमें होनी चाहिए कि कृषि पद्धति, जब हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित हमें ये पता होना चाहिए कि कृषि पद्धति होती क्या है। तो देखिए, कृषि पद्धति के बारे में जानते हैं कि फसल को उगाने के लिए जो किसान कौन होता है, किसान फसलों को उगाने के लिए जिन तरीकों को अपनाता है, जिन तरीकों को अपनाता है, जिस कार्य पद्धति को अपनाता है, जिन साधनों के द्वारा अपनी जो कृषि को करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, कृषि पद्धति कहलाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा की बात करें तो फसल को उगाने के लिए किसान द्वारा किया गया कृषि कार्य अर्थात कृषि क्रियाकलाप ही क्या है, कृषि पद्धतियाँ। साथियों, फसल को उगाने के लिए जो किसान द्वारा जो कार्य किया जाता है और जो क्रियाकलाप उसके द्वारा किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, कृषि पद्धति के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपकी जो आरबीएससी द्वारा जो एट्थ क्लास की बुक है साइंस की, उसमें कृषि पद्धति या कृषि प्रणाली वाला टॉपिक दे रखा है। तो दोस्तों, उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं वो मैं आपको बताऊं कि कृषि पद्धतियों में जैसे कृषि पद्धति के अंतर्गत क्या आता है कि किसान किस किस प्रणालियों को अपनाता है। तो उसमें पहले तो क्या होता है कि खेत में हल जोतना, कैसे खेत में हल से उसको खेत को उलट पुलट करना, मिट्टी को पोली करना, मिट्टी की सिंचाई करना, खाद डालना, खाद डालने के बाद उसको उगाना, मिट्टी यानी कि बीज फसल को उगाना, फसल उगाने के बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी खरपतवार को हटाना और उसको काटना, उसको, ये सभी क्या कृषि पद्धतियों के अंतर्गत उसमें दे रखा है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको उन कृषियों के बारे में करना चाहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कृषि के प्रकारों की, तो देखिए दोस्तों, कृषि के प्रकारों में हम बात करते हैं निर्वाह कृषि की। किसकी? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है? तो देखो, ये एक जीवन यापन कृषि के रूप में जानी जाती है। थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इस कृषि पद्धति में कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा स्थानीय उत्पाद के संपूर्ण उपयोग है वो किया जाता है। अर्थात ये एक ऐसी कृषि होती है जो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा अपने स्थानीय उत्पाद का संपूर्ण उपयोग इसके अंतर्गत करते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसा मैटर आपको बहुत ही कम मिलेगा। और जो नए टॉपिक जुड़े हैं अभी तक आपको कोचिंग वालों ने, जहाँ पर भी आपने कोचिंग की होगी वहाँ पर भी नहीं पढ़ाया होगा। तो साथियों, मैं आपके लिए एक शानदार और अच्छा सा मैटर आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना साथियों, और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना कि आपके लिए मैटर कैसा लगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा जैसे भी कोई सी वीडियो आए तो आपके लिए वो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निर्वाह कृषि के प्रकारों की। तो निर्वाह कृषि के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा होता है गहन निर्वाह कृषि। चलिए दोस्तों, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन कृषि, ये निर्वाह कृषि के दो भाग माने जाते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या होती है, गहन कृषि क्या होती है, इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि की। किसकी? आदिकालीन निर्वाह कृषि की। दोस्तों, आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, बहुत ही शानदार कंटेंट है ये। तो आप इनके नोट्स बना करके वीडियो को थोड़ा स्टॉप रोक करके
विषय वस्तु को लिख सकते हो और समझ सकते हो। आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या होती है? जो प्राचीन समय से की जाती है, अर्थात ये जनजातीय क्षेत्रों में अधिक की जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसे झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये स्थानांतरित कृषि होती है। कैसी कृषि होती है? स्थानांतरित कृषि होती है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आदिकालीन जो लोग होते हैं वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो वन होते हैं ना, वनों को काट करके कृषि की जाती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरित कृषि के रूप में जाना जाता है। यह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? तो कहाँ की जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कहाँ की जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इसे और किस नाम से जाना जाता है? अगर इसका उपनाम की बात करें तो इसे स्थानांतरित कृषि के रूप में जाना जाता है। किस जाति के लोगों द्वारा की जाती है? तो ये आदिम जाति के लोगों द्वारा ये कृषि की जाती है। तो ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। साथियों, याद तो करना पड़ेगा आपको, याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। अगर इसके क्षेत्रों की बात करें तो क्षेत्र इसके अफ्रीका है, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका या उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिण पूर्वी एशियाओं में ये कृषि अधिकतर की जाती है। देखिए, इसको कीर्तन दहन प्रणाली कृषि, इसे कीर्तन या कर्तन भी बोलते हैं, दहन प्रणाली कृषि कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि कर्तन दहन प्रणाली इसलिए कहा जाता है कि उसमें क्या होता है कि जो किसान होता है ना, वो नए नए क्षेत्रों में वन को जला करके कृषि के लिए भूमि को तैयार करता है। क्या करता है कि जो किसान होता है ना, वो क्षेत्रों में वनों को जलाता है और जन को जला करके कृषि के लिए भूमि को तैयार करता है। इसीलिए इसको कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कर्तन दहन प्रणाली किस कृषि को कहा जाता है, तो किस कृषि को कहा जाता है? आदिम या आदिकालीन दहन कृषि को हम कहा जाता है। अगली बात करते हैं साथियों, इससे को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसको? स्थानांतरित कृषि या आदिकालीन गहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में बात करें तो इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, याद करना है आपको। वेनेजुएला में कोनिको के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में इसे रोको के नाम से जाना जाता है। मध्य अफ्रीका में इसे मोसेले के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना इसको जाता है। साथियों, ये क्षेत्रों को आपको थोड़ा सा याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? रे के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? रोको के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो लदांग नाम से जाना जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, भारत में इसके कृषि के नामों की बात करें तो भारत में स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से जाना जाता है, कौन से क्षेत्र में कहाँ इसको क्या नाम से बोलते हैं। तो दोस्तों, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है, ये बिंदु आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की अक्सर संभावना बनती है कि झूमिंग कृषि कहाँ कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो आदिकालीन प्रजाति के जो लोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वनों को काटते हैं और वनों को काट करके कृषि के लिए भूमि को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। मणिपुर की बात करें तो इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। बस्तर, छत्तीसगढ़ या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। द्वीप समूह और दीपा, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बेवरिया आदिया मध्य प्रदेश में इसको जानते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे बारला के नाम से जाने जाते हैं। किसको? बालरा। ये भी आपको याद रखना है कि स्थानांतरित कृषि को दक्षिण पूर्वी राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? बालरा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आने की संभावना 100% बनती है। एक तो ये बारला वाला और ये झूमिंग कृषि वाला। कुमारी पश्चिमी घाट में नाम से जाना जाता है, और इसको खिल को कहाँ हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? खिल नाम से। और पागाडाबी या कोमान उड़ीसा में इसको नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये तो थी आपकी निर्वाह कृषि का पहला जो प्रकार है वो यहाँ पर पूरा होता है। नेक्स्ट दूसरा प्रकार आता है इसका गहन निर्वाह कृषि। कौन सी? गहन निर्वाह कृषि। और गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? तो साथियों, यह एक मानसूनी एशिया में घने बसे हुए देशों में होती है। कौन सी?
गहन निर्वाह कृषि एक मानसूनी एरिया में घने बसे हुए देशों में पाई जाती है। तो अब इसकी बात करें गहन निर्वाह कृषि की, तो गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? इसके भी 2 प्रकार होते हैं। सॉरी दोस्तों, गहन निर्वाह कृषि के कितने प्रकार माने जाते हैं? गहन निर्वाह कृषि के भी 2 प्रकार माने जाते हैं, एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अब आइए देखते हैं इन चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्या होती है और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि क्या होती है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं चावल प्रधान गहन कृषि के बारे में। किसके बारे में? चावल प्रधान गहन कृषि के बारे में। तो इसमें होता क्या है कि इसमें सबसे पहले तो कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल की फसल उगाई जाती है। दूसरी बात करें खेतों के आकार, तो खेतों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। कृषि कार्य में संपूर्ण परिवार लगा रहता है। संपूर्ण यानी कि कृषि जो करते हैं, जैसे मान लीजिए एक परिवार में 6 से 7 लोग हैं, तो 6 से 7 लोग ही इस खेतों में इस कृषि कार्य को करने के लिए जुटे हुए रहते हैं। कृषि का गहन उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, कृषि का गहन उपयोग होता है। मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि जो चावल या धान की कृषि की जाती है तो इसमें कितनी श्रम की आवश्यकता होती है। मानव श्रम अधिक लगता है। पशुओं के गोबर का खाद का उपयोग तथा हरी घास का उपयोग इसमें किया जाता है। खाद से उर्वरकता आती है और फसल अच्छी हो जाती है। प्रति इकाई उत्पादन अधिक परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की। तो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के बारे में क्या होता है कि मानसूनी एशिया के ऐसे क्षेत्रों में जहां उच्चावास जलवायु, वायु, मृदा आदि भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण फसल को उगाना संभव नहीं होता है। तो दोस्तों, ये तो थी चावल रहित निर्वाह कृषि। इसके अगर क्षेत्रों की बात करें तो ये उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया तथा उत्तरी जापान और गेहूँ, सोयाबीन, जौ आदि इसके अंतर्गत क्या होता है? बोया जाता है। भारत में सिंध गंगा के मैदान में तथा पश्चिमी भाग में गेहूँ व दक्षिणी पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में ज्वार या बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। तो ये तो साथियों इसकी क्या थी? प्रमुख फसल थी। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी आती है रोपण कृषि। कौन सी आती है? रोपण कृषि। पहली कौन सी थी? हम निर्वाह कृषि पढ़ चुके हैं। अब आती है आपकी रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होती है दोस्तों? इस कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें कृषि को क्या किया जाता है? हम खड़ी करके, जैसे इसमें सर्वाधिक जो फसल आती है जैसे चाय, कॉफ़ी आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए, इस कृषि की अगर शुरुआत की बात करें तो यूरोपीय लोगों द्वारा अपने औपनिवेशीकरण के दौरान शुरुआत की थी। किसके कारण? औपनिवेशीकरण के दौरान। अब औपनिवेशीकरण क्या होता है कि औपनिवेशीकरण औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संबंधित माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यूरोपीय लोगों द्वारा इसकी शुरुआत की गई। पहली बात तो कि रोपण कृषि की शुरुआत किसके द्वारा की गई? यूरोपीय लोगों द्वारा। किसके लिए की गई? औपनिवेशीकरण के दौरान की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यूरोपीय लोगों ने अधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे चाय, कॉफ़ी है, कोको है, रबड़ है, कपास है, गन्ना है, केले है आदि फसलों के लिए इसका उपयोग है वो किया गया था। देखिए, इसमें सामान्यतः वाणिज्य क्षेत्रों में कृषि के लिए शामिल किया जाता है। अनानास के पौधे जैसे ये भी कृषि इसके अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेषताओं को लेकर के। तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो चलिए साथियों इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। पहली बात तो क्या होती है कि जो कृषि होती है उसका आकार क्या होता है? विस्तृत यानी कि बड़ा होता है। सेकंड बात, पूंजी अधिक लगती है। बिल्कुल सही है, पूंजी का अधिक निवेश होता है। तीसरी बात करें तो उच्च प्रबंध एवं तकनीकी के आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। चौथी, सस्ते श्रमिक होते हैं। विकसित यातायात व्यवस्था की उपलब्धता होती है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको अच्छे से याद में रखना है। आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को किस नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बिंदु पढ़ते हैं साथियों। तो ये तो थी आपकी रोपण कृषि। नेक्स्ट कृषि की बात करें तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। कौन सी आती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में बात करें तो इसके बारे में क्या होता है कि साथियों ये एक प्रकार की कृषि है जो मध्य अक्षांशों की
आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। कहाँ की जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ की जाती है? तो मध्य अक्षांशों की आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य फसल। तो इसकी मुख्य फसल क्या मानी जाती है? गेहूं मानी जाती है। अन्य फसलों में मक्का, जौ, राई, ज्वार आदि लिए जाते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये खेतों का बड़ा आकार इसके अंतर्गत भी होता है। कृषि यांत्रिक यंत्रों का उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है प्रति एकड़ उत्पादन में, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ये इसकी विशेषताएं आ जाती हैं। साथियों आगे बात करते हैं इसके प्रमुख क्षेत्रों की। तो इसके प्रमुख क्षेत्र आते हैं यूरेशिया के स्टेनीज है, उत्तरी अमेरिका के प्रोटेरीज है, अर्जेंटीना, पंपाज है, दक्षिण अमेरिका, बिल्डस आदि क्षेत्रों में इसके प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। अगली बात नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि। दोस्तों मिश्रित कृषि की बात करते हैं तो यह कृषि विश्व के अधिक विकसित भागों में की जाती है। कहाँ की जाती है? जो विश्व के अधिक विकसित भाग होते हैं, विकसित क्षेत्र होते हैं, उनमें ये कृषि मिश्रित कृषि की जाती है। उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण आते हैं जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका के पूर्वी भाग में, यूरेशिया के कुछ भाग में, दक्षिण महाद्वीप में, समशीतोष्ण अक्षांशों वाले भागों में ये कृषि की जाती है मिश्रित कृषि। इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषता है कि खेतों के माध्यम से इसका आकार होता है मध्यम आकार होता है और बड़ा आकार किसमें होता है? बड़ा आकार आपके रोपण कृषि के अंतर्गत आ जाता है। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चोर की फसल एवं कंदमूल, ये सभी इसकी प्रमुख फसलें आ जाती हैं। फसल उत्पादन एवं पशुपालन का महत्व होता है। रासायनिक खादों का उपयोग सर्वाधिक होता है। किसानों की कुशलता एवं योग्यता इसके अंतर्गत आ जाती है। साथियों अगली कृषि डेयरी कृषि आती है और ये डेयरी कृषि होती है, ये क्या होती है कि डेयरी कृषि में दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत किस प्रकार की खेती में किया जाता है? तो डेयरी कृषि में किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी के साथ साथ अधिक श्रम की भी आवश्यकता इसके अंतर्गत होती है। और डेयरी कृषि का जो कार्य है क्या कि डेयरी कृषि का जो कार्य है वो नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप आ जाता है। तो ये थी साथियों आपकी डेयरी कृषि। नेक्स्ट आपका जो अगला और जो लास्ट बिंदु है वो आता है कृषि की विभिन्न शाखाएं। यहाँ से आपके प्रश्न बनने की 100% संभावना बनती है साथियों। और यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है, यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है। 2015 में प्रश्न पूछा गया था और वो प्रश्न कौन सा था कि कृषियों को यानी कि कृषि को किस नाम से या किस नाम से जाना जाता है? तो बागवानी कृषि को तो हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हार्टिकल्चर। ये प्रश्न आपका 2015 में पूछा गया था। तो इन बिंदुओं को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि कृषि की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं। देखिए सेरिकल्चर को किस नाम से जाना जाता है? रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को किस नाम से जाना जाता है? सेरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मछली पालन पीसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। फूलों का उत्पादन है वो किस नाम से जाना जाता है? फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। बागवानी को हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें केचुआ, तो केचुआ को बर्मी कल्चर कहा जाता है। फलों के उत्पादन को पोमोकल्चर कहा जाता है। ये याद रखना है दोस्तों आपको। सब्जियों के उत्पादन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। हवा के पौधों को उगना एरोपार्टिक कहा जाता है और पानी में पौधों को उगना को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी कृषि पद्धतियों का टॉपिक। कैसा रहा साथियों? वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी इस विषय वस्तु से लाभान्वित हो सके। साथियों मैंने आपका ज़्यादा समय नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत ही कीमती है। और साथियों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर जाना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल की घंटी को भी दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस अगली वीडियो में हम आपके सौर मंडल के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय, टेक।